पुतिन फिर से शिकार पर हैं। अपनी युद्ध मशीन के लिए नए लोग ढूंढ रहे हैं। 29 सितंबर को व्लादिमीर पुतिन ने 1,34,000 रूसी नागरिकों को अनिवार्य सैन्य सेवा के लिए बुलाने का आदेश दिया। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक 18-30 वर्ष के गैर रिजर्व पुरुषों को भर्ती के लिए बुलाया जाएगा। असल में कोई खुद आगे नहीं आएगा। इसके बजाय जो हम शायद देखेंगे वो यह है कि रूसी अधिकारी युवा पुरुषों को शहर की सड़कों से, अपार्टमेंट ब्लॉकों से, यहाँ तक कि उनके कार्यस्थलों से भी जबरन उठा लेंगे। असल में नागरिकों का अपहरण सिर्फ भर्ती के लक्ष्य पूरे करने के लिए है। इसमें सफल होने पर इस साल की भर्ती पूरी हो जाएगी। रूस की लगभग 1 दशक में सबसे बड़ी जबरन भर्ती लहर होगी। रूस का संविधान गारंटी देता है कि जबरन भर्ती सैनिकों को केवल 1 साल और देश की सीमाओं के भीतर ही सेवा करनी चाहिए, युद्ध क्षेत्र से दूर। लेकिन अगर इतिहास खुद को दोहराता है, जैसा कि अक्सर होता है, तो ये लोग भी जल्द ही खुद को मांस के चक्की में गोलियों से बचते हुए पाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे उनसे पहले अनगिनत नए भर्ती हुए सैनिकों ने पाया था। इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि रूस की सेना कैसे अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंची। रूसी पुरुष भारी वेतन, मोटे साइनिंग बोनस और यहाँ तक कि अनलिमिटेड वोडका के वादों को भी ठुकराकर पुतिन की सेना से दूर रहने के लिए क्यों तैयार हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप देखेंगे कि रूस की हार केवल उसके सैनिकों की अक्षमता या मूर्खता के कारण नहीं है, बल्कि कैसे रूसी सरकार ने खुद अपनी ही सेना को अंदर से कमजोर किया है, अपने ही लोगों के खिलाफ हर संभव बाधा खड़ी कर दी है, जिससे हार होना तय हो गया है। गर्मी तक रूस को आक्रमण के बाद 10 लाख से ज्यादा हताहत झेलने पड़े, जिनमें कम से कम 2,50,000 सैनिक मारे गए। फिर भी पुतिन अब भी सैकड़ों हजारों युवा रूसी पुरुषों को अपनी जिंदगी छोड़ने के लिए लुभा रहे हैं, ताकि वे जाएं, लड़ें और उस युद्ध में मरें जो हर दिन और असंभव लगता है। 2025 तक मोर्चे पर हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि यूक्रेनी सैनिकों को शायद ही गोली चलानी पड़ती है। फिर भी हर हफ्ते हजारों रूसी सैनिक मरते जा रहे हैं, सिर्फ अपने ही कमांडरों की चौंकाने वाली अक्षमता और लापरवाही की वजह से। रूसी सेना इतनी बुरी हालत में है कि पिछले 2 सालों से नए भर्ती हुए सैनिकों को अपनी जेब से बुनियादी सामान तक खरीदना पड़ रहा है। हम यहाँ बिल्कुल जरूरी चीजों की बात कर रहे हैं, जूते, मोजे, गर्म कपड़े, यहाँ तक कि बॉडी आर्मर भी। ये सारी चीजें जो क्रेमलिन या तो दे नहीं सकता या फिर देना ही नहीं चाहता। अब हालात इतने खराब हैं कि भर्ती होने वाले लोग सेना में शामिल होने से पहले ही सामान खरीद रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सेना से कुछ नहीं मिलेगा। असल में 2022 की शुरुआत में ही एक बुलेट प्रूफ जैकेट की कीमत युद्ध से पहले की कीमत से 20 गुना ज्यादा हो गई थी। जनवरी में 7,000 रूबल की कीमत वाली 5वीं श्रेणी की जैकेट साल के अंत तक बढ़कर अकल्पनीय 1,35,000 रूबल हो गई। आज हालात शायद और खराब हैं, क्योंकि रूसी सरकार की दी गई बुलेट प्रूफ जैकेट्स अक्सर सिर्फ सस्ते गत्ते से बनी होती थीं, जिन्हें कपड़े में भर दिया जाता था। केवल केवलर की जगह इन नौजवानों को अपनी जान बचाने के लिए बेहिसाब पैसे खर्च करने पर मजबूर किया गया। लेकिन दुख की बात है कि ये तो बस शुरुआत है। कुछ सालों में रूसी सैनिक खाइयों में ठंड से मरे, क्योंकि सरकार की दी गई सर्दी की वर्दी में सही इंसुलेशन नहीं था। वर्दी जल्दी खराब हो जाती थी, जिससे सैनिक ठंड और शीतदंश के शिकार होते थे। कल्पना करें कि आप एक आम इंसान हैं जिसे कम प्रशिक्षण मिला है और खराब उपकरणों के साथ युद्ध में भेजा जाता है, जहां हाइपोथर्मिया और शीतदंश दुश्मन की गोलियों से भी खतरनाक हैं। और अगर आप घायल हो जाएं तो किसी मदद की उम्मीद मत कीजिए। सैनिकों को दिए जाने वाले बुनियादी फर्स्ट एड किट या तो दशकों पहले एक्सपायर हो चुके हैं या पूरी तरह से खाली हैं। अगर कोई रूसी सैनिक गोली लगने से घायल हो जाता है, टूर्निकेट या स्टेरल बैंडेज भूल जाइए, कई बार सिर्फ टैम्पॉन ही दिए जाते हैं। हाँ, सही सुना, गोलियों के घाव में खून रोकने के लिए टैम्पॉन ठूंसने को दिए जाते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि खाना एक और बड़ा सिरदर्द है। फ्रंटलाइन की रिपोर्ट्स और वीडियो में दिखा रूसी सैनिक अपनी खाइयों में भूख से मर रहे हैं। आपूर्ति काफिले अक्सर राशन पहुंचाने में नाकाम रहते हैं, या तो भ्रष्टाचार के कारण, जहां भ्रष्ट अधिकारी सप्लाई हड़प लेते हैं, या फिर लॉजिस्टिक गड़बड़ियों के चलते, जिससे सैनिक कई दिनों तक भूखे रह जाते हैं। राशन जब पहुंचता है तो अक्सर एक्सपायर डिब्बाबंद खाना या फफूंदी लगी रोटी ही मिलती है। मजबूरी में सैनिक आसपास के गांवों या छोड़े गए घरों में जो भी मिल सके उसे बटोरने पर मजबूर हो गए हैं। कुछ सैनिकों को तो यहाँ तक रिकॉर्ड किया गया है कि वे भूख से बचने के लिए आवारा जानवर, कुत्ते, बिल्ली, यहाँ तक कि चूहे भी खा रहे हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी की एक लीक हुई इंटरसेप्ट में
एक डरावना वाकया सामने आया, जहां खाने की भारी कमी के कारण सैनिकों को नरभक्षण तक करना पड़ा। एक रूसी सैनिक, जिसे कॉल साइन ब्रलोक से पहचाना गया, ने कथित तौर पर अपने साथी सैनिक, जिसे फोमा के नाम से जाना जाता है, को 2 भयानक हफ्तों के दौरान मार डाला और खा लिया। अब हम इस ऑडियो की प्रामाणिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सके, और सच कहूं तो इंसानियत के लिए दुआ करते हैं कि यह झूठा ही हो। लेकिन दुर्भाग्यवश ब्रलोक रूसी मोर्चे पर अकेला नरभक्षी नहीं है। रूस ने हत्या, हिंसा और दोषी नरभक्षियों को जानबूझकर अपनी जंग में भेजा है। डमित्री मिलिसेव को लें, जो एक दोषी नरभक्षी है जिसे हत्या और अन्य भयानक अपराधों के लिए 25 साल की सजा सुनाई गई थी। उसे रूस की कुख्यात स्टॉर्म वी दंड बटालियनों में सीरियल किलर अलेक्जेंडर मासेलेनिकोव के साथ भर्ती किया गया, जो 2 महिलाओं की हत्या और अंग काटने के लिए बदनाम है। और फिर वह घटना है जहां लगभग 80 रूसी सैनिक, जिन्हें रूसी सैन्य खुफिया के विशेष बल अधिकारियों ने नेतृत्व किया था, पूरी तरह से बिना किसी आपूर्ति के फंस गए थे। सुविधा में भुखमरी इतनी गंभीर हो गई थी कि सैनिकों ने आवारा कुत्तों का शिकार करना और उन्हें खाना शुरू कर दिया था। घेराबंदी के सबसे बुरे हालात में यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी शव पाए, जिनके मांस और अंगों के टुकड़े गायब थे। उसी 80 सैनिकों के समूह में 2 लोगों को कमांडरों ने तय सीमा से अधिक पानी पीने पर गोली मार दी। ये कहानियां पहले टेलीग्राम पर आती हैं, जिसे रूसी यूक्रेनी सैनिक ट्विटर की तरह अनुभव साझा करने को इस्तेमाल करते हैं। हर दिन ऐसा लगता है कि रूस से एक और कहानी आती है जो और भी चौंकाने वाली और अवास्तविक होती है। यह क्रूरता दिखाती है कि युवा रूसी पुरुष जबरन भर्ती से क्यों बच रहे हैं, क्योंकि चाहे वे कितने भी देशभक्त क्यों न महसूस करें, पुतिन के युद्ध में शामिल होना सचमुच मौत की सजा हो सकती है अगर यह युद्ध 1 या 2 साल और चलता है। रूस के अधिकांश हताहत यूक्रेनी गोलियों से नहीं, बल्कि रूस की अपनी चौंकाने वाली अक्षमता और मानव जीवन के प्रति पूरी उपेक्षा के कारण होंगे। रूसी नेता खुद अपने ही लोगों के प्रति अत्यधिक यातना और क्रूरता के लिए बदनाम हैं। रूसी प्राइवेट आंद्रेई सिचोव के मामले को ही लें। 2006 में गंभीर ठंड के कारण उसकी टांगें और जननांग काटने पड़े थे। सिचोव और 7 अन्य सैनिकों को नए साल की पूर्व संध्या पर बेरहमी से पीटा गया और घंटों बर्फ में बैठाया गया। इस कारण सिचोव को गैंग्रीन संक्रमण हो गया। कमांडरों ने 4 जनवरी तक उसे अस्पताल में भर्ती नहीं कराया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई और वह खड़ा भी नहीं हो सका। या कैसे 25 अक्टूबर 2019 को भर्ती खरामिल शामशुतिनोव ने लगातार पिटाई और यौन हमले की धमकियों के बाद अपना आपा खो दिया। उसने साथियों पर गोलियां चलाईं, 8 मारे गए। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा करता, शामशुतिनोव ने यह संदेश छोड़ा, जिसमें उसने विस्तार से बताया कि आखिर उसे उस हद तक किसने पहुंचाया। फिर 2018 में एक और भर्ती सैनिक प्राइवेट ओत्रियोम पाखोतिन को बैरक में धूम्रपान करने की सजा दी गई, जिसमें उसके माथे पर पेतुक, रूसी जेल की भाषा में मुर्गा या कुतिया, शब्द उकेर दिया गया। 2 हफ्ते बाद उरल्स के स्वेरलोव्स्क में प्रशिक्षण के दौरान उसने अवतोमात कलाशनिकोव 74 से खुद को मार लिया। उसका अपनी मां को भेजा गया आखिरी टेक्स्ट मैसेज हर साल फिर से सामने आता है और वायरल हो जाता है, जो रूसी सेना की असली क्रूरता और बेरहमी की डरावनी याद दिलाता है। सेना में होने वाले उत्पीड़न के मामलों की कोई आधिकारिक सांख्यिकी तक मौजूद नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में 1100 से अधिक सैन्य कर्मी सत्ता के दुरुपयोग और 372 हिंसा के लिए दोषी पाए गए थे, और यह सब आक्रमण से पहले की बात है। सोचिए क्या होगा जब इन दरिंदों को पूरी आजादी मिले और नए सैनिकों को साल भर इनके अधीन रहना पड़े। रूस में इसे दारोवसिना कहा जाता है, जो सोवियत काल में शुरू हुई क्रूर रैगिंग है और कभी खत्म नहीं हुई। जहां पश्चिमी सेनाओं ने कम से कम बदमाशी और उत्पीड़न को खत्म करने की कोशिश की है, वहीं रूस में यह संस्कृति में ही रच बस गया है। इसे एक परंपरा के रूप में देखा जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि सैनिकों को व्यवस्थित रूप से तोड़ा जाता है, उन्हें मानसिक आघात पहुंचाया जाता है, और सबसे बड़ी सीख यही दी जाती है, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें अपने बाद वाले व्यक्ति को दर्द देना ही होगा। इन भयानक परिस्थितियों को देखते हुए यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि रूसी पुरुष जबरन भर्ती से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। 2020 में भी वकील, पूर्व सैनिक और यूनियन ऑफ सोल्जर्स मदर्स ऑफ रशिया के सदस्य अलेक्जेंडर लेतिनिन ने कहा था कि उनका एनजीओ मदद की बेताब कॉल्स से भर गया था। रोज करीब 300 कॉल्स आती थीं, जिनमें 10% में बदसलूकी की शिकायतें होती थीं। हर दिन 20 ईमेल्स आती थीं
जिनमें एक दो में बर्बर अत्याचार का जिक्र होता था। ये वही सैनिक थे जिन्होंने बोलने की हिम्मत की थी। कल्पना कीजिए उन हजारों अन्य लोगों की जो चुप रहे, महीनों या यहाँ तक कि वर्षों तक यातना और खामोशी सहते रहे। एनजीओ मदर्स राइट्स के अनुसार केवल 4% सैनिकों की मौतें लड़ाई में और 44% मौतें आत्महत्या से हुईं। यह सब आक्रमण से पहले था। आज यह संख्या बढ़ रही है क्योंकि सैनिकों को सिर्फ आदेश मानने से इनकार करने पर ही नहीं बल्कि अपनी बात कहने पर भी दबाव डाला जा रहा है। हम सभी ने रूसी सैनिकों के वीडियो देखे हैं जिसमें वे खाना, सर्दियों के कपड़े और बुनियादी सामान के लिए भीख मांग रहे हैं। उनमें से कई को पीटा गया या वे गायब हो गए। और अगर तमाम मुश्किलों के बावजूद आप किसी तरह उस बेरहम प्रताड़ना, भूखमरी और बर्फीली खाइयों से बच भी गए, अगर आप सच में भगवान के सबसे पसंदीदा हैं, तो भी रूस का अपना ही उपकरण आपको यूक्रेन से पहले मार सकता है, क्योंकि आखिरकार एक सैनिक की जान उसकी हथियार में ही होती है। एक भरोसेमंद राइफल न हो तो आप मरे हुए हैं। बहुत रूसियों के लिए यही सच है। कुछ मामलों में सैनिक बताते हैं कि उन्हें सीधे बसों या बैरकों से निकाल लिया गया, कुछ घंटों की ट्रेनिंग दी गई और फिर ऐसे हथियारों के साथ जंग में भेज दिया गया जिन्हें वे ठीक से लौट करना भी नहीं जानते। एक लीक हुए वीडियो में दिखाया गया कि एक पूरी यूनिट को मोर्चे की ओर जाते समय रास्ते में ही राइफलें थमा दी गईं। जब आखिरकार उनके हाथ में राइफलें आईं तो उनमें से आधी काम ही नहीं कर रही थी। कुछ में स्प्रिंग मैगजीन नहीं थी, कुछ की स्टॉक टूटी या बैरल जंग लगी थी और कुछ की चैम्बर बंद नहीं हो रही थी। आखिरकार जो भी काम चलाऊ राइफलें मिली उन्हें इकट्ठा कर आपस में बांट दिया गया ताकि कुछ लोगों के पास चलने लायक बंदूक हो। यह समस्या सिर्फ छोटे हथियारों तक सीमित नहीं, भारी हथियार वाली यूनिट्स को भी वैसी ही तबाही झेलनी पड़ रही है। एंटी टैंक सिस्टम, मोर्टार, ग्रेनेड लॉन्चर कई बार गलत बांटे गए, खराब निकले या गायब हैं। कुछ सेक्टरों में पैदल सेना को केवल राइफल और ग्रेनेड के साथ यूक्रेनी ठिकानों पर हमला करने का आदेश मिलता है। जैसा कि उम्मीद थी, यूनिट्स बिना वजह बलिदान हो जाती हैं। यहाँ तक कि रूसी सैनिकों को दी गई गोलियां, विस्फोटक और बम भी अक्सर पूरी तरह से नकली या खराब निकलते हैं। अक्सर तोपों और हथियारों की जगह जांचने पर सैनिकों ने पाया कि गोले केवल लकड़ी या प्लास्टर में केमिकल मिलाकर दागे गए थे। ऐसे सामान जो असली विस्फोटकों जैसे दिखते थे पर फटने में असमर्थ थे। मैं किसी प्रमाणित फैक्ट्री का नाम नहीं बता सकता, लेकिन कई फ्रंट अकाउंट्स में डमी, गोला बारूद, मिसफायर और नकली चार्ज का जिक्र है। सैनिक जान जोखिम में डालते हैं जब वे ग्रेनेड फेंकते हैं जो फट भी सकते हैं या नहीं। असली त्रासदी यह है कि यह सब कोई राज्य नहीं है। टेलीग्राम ने हर रूसी को फ्रंट लाइन की स्थिति की पूरी जानकारी दी है और फिर भी इन सब के बावजूद रूसी रक्षा मंत्रालय बिल्कुल भी कुछ नहीं करता। इन वर्षों में टेलीग्राम यूक्रेनी और रूसी सैनिकों के लिए जीवन रेखा बना है। इसमें मोर्चे से आई डरावनी वीडियो और संदेश हैं। माएँ, पिता, पत्नियां, भाई। रूस में अब लगभग सभी जानते हैं कि सेना भीतर से सड़ रही है और भ्रष्टाचार सबको चपेट में ले चुका है। उनके सबसे महत्वपूर्ण हथियार, टैंक और बख्तरबंद वाहन, मोर्चे तक पहुंचने से पहले ही खराब हो रहे हैं। लड़ाई के 2 साल से भी ज्यादा समय बाद भी रूस के भारी उपकरणों के नुकसान का एक बड़ा हिस्सा यूक्रेनी मिसाइलों से नहीं है। ये नुकसान कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और ईंधन की कमी के कारण है। आक्रमण की शुरुआत में कई टैंक खेतों में खराब होकर छोड़ दिए गए, चालक दल फंसे रहे और यूक्रेनी ड्रोन के लिए आसान शिकार बने। सच कहूं तो रूस को सबसे ज्यादा मुश्किलें यूक्रेन की जबरदस्त लड़ाई की वजह से नहीं, बल्कि दशकों से चली आ रही भ्रष्टाचार की वजह से हो रही हैं। रूसी सेना को अंदर से खोखला कर रहा है। जनरल, कमांडर और रक्षा अधिकारी वर्षों से सैन्य बजट का दुरुपयोग कर अपनी जेब भर रहे हैं, जो सेना की तैयारी के लिए था। मान लीजिए एक रूसी जनरल को हजारों गोले और मिसाइलें इकट्ठा करने का आदेश मिलता है। यह प्रक्रिया सेना को युद्ध के लिए तैयार रखने के लिए है, लेकिन अंदर ही अंदर इस जनरल को कभी भी सच में यह उम्मीद नहीं होती कि रूस किसी असली बड़े पैमाने के संघर्ष में फंसेगा। वह इस बड़े सैन्य अनुबंध को पैसे कमाने और आराम से रिटायर होने का आसान तरीका मानता है। वह आपूर्तिकर्ताओं के पास साधारण लेकिन भ्रष्ट प्रस्ताव लेकर जाता है। असली विस्फोटकों का थोड़ा हिस्सा तैयार करो, बाकी खेप में रेत, बुरादा या सीमेंट से भरे खोखले खोल डाल दो। इसके बदले उसे मोटी रिश्वत मिलती है, जिससे वह स्पेन में अपना मनपसंद विला खरीद सकता है। आपूर्तिकर्ता भी खुश हैं। काम में कटौती करने का मतलब है आसमान छूते मुनाफे। वे नकली हथियारों की पेटियां पहुंचाते हैं जो देखने में इतनी असली लगती हैं कि एक लापरवाह जांच में भी पास हो जाएं, और ये डिब्बे सालों तक गोदामों में पड़े रहते हैं। सालों तक किसी ने कुछ नहीं देखा, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि असली जंग में इसकी जरूरत पड़ेगी। युद्ध छिड़ने पर मोर्चे के कमांडर तुरंत गोदामों से हथियार, टैंक और रॉकेट लॉन्चर मांगते हैं, मानते हैं कि सब कुछ भरा हुआ है।
लेकिन जब क्रेट्स मोर्चे पर खुलते हैं, सैनिक बेकार कबाड़ देखते हैं, ऐसे गोले जो फटते नहीं। सैनिकों को कम हथियारों के साथ राइफलें साझा कर और सिर्फ ग्रेनेड व उम्मीद के सहारे मजबूत मोर्चों पर हमला करना पड़ता है। कई बार रॉकेट ठीक से नहीं जलते और ग्रेनेड में सीमेंट भरा होता है। यही सड़न रखरखाव में भी आ गई है। टैंकों और बख्तरबंद वाहनों की तैयारी के अरबों रूबल फर्जी कागजात से हड़प लिए गए। कमांडरों ने उन मरम्मतों पर हस्ताक्षर कर दिए जो कभी हुई ही नहीं, उन स्पेयर पार्ट्स पर जो कभी पहुंचे ही नहीं और उन सेवाओं पर जो कभी दी ही नहीं गई। इसी वजह से रूस की कभी ताकतवर 10,000 टैंकों की फौज अब लगभग बेकार हो गई है। काम कर रहे टैंक भी चोरी हुए ईंधन या काले बाजार के स्पेयर पार्ट्स से बेकार हो गए हैं। यह अपमान इतना गहरा है कि यूक्रेनियों ने बार बार सही हालत में छोड़े गए रूसी टैंकों पर कब्जा किया है। उनकी मरम्मत कर उन्हें उसी सेना के खिलाफ फिर युद्ध में भेजा गया। रूस अपने उपकरण और सैनिक दोनों खो रहा है। मॉस्को ने सेना में जगह भरने के लिए हजारों उत्तर कोरियाई लोगों को रखा है क्योंकि जनशक्ति की भारी कमी है। क्या आपको लगता है कि ये जबरन भर्ती सैनिक भी मौत के कुएं में नहीं भेजे जाएंगे? नियमों के अनुसार इन्हें सिर्फ रूस की सीमा के भीतर रहना चाहिए, युद्ध क्षेत्र से दूर। युद्ध के पहले दिन से ही जबरन भर्ती सैनिकों को अवैध रूप से मोर्चे पर भेजा गया। रूसी सैनिक, वीडियो सबूत और कॉल्स इसे साबित करते हैं। कुर्दिस्क, खार्कीव और कब्जे वाले इलाकों में जबरन भर्ती सैनिक मोर्चे पर मारे जा रहे हैं और शासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि भर्ती आदेशों को ठुकराना कोई विकल्प नहीं है। डिजिटल भर्ती नोटिस मिलने पर अनदेखी करने से गंभीर परिणाम होते हैं। उसे रूस छोड़ने से रोक दिया जाता है, उसकी ड्राइविंग लाइसेंस छीन ली जाती है, संपत्ति खरीदने या बेचने पर रोक लगा दी जाती है, बैंक लोन से वंचित कर दिया जाता है और यहाँ तक कि छोटा व्यवसाय पंजीकृत करने की भी अनुमति नहीं दी जाती। क्षेत्रीय सरकारें सख्त कदम उठा सकती हैं, जैसे बेटे की रिपोर्ट न करने पर परिवार की सामाजिक सुविधाएं रोकना। धमकियों के बावजूद लोग जान बचाने को भाग रहे हैं और इसके जवाब में रूसी सेना ने इसे और आगे बढ़ाते हुए सीधे अपहरण तक कर दिया है। भर्ती अधिकारी और पुलिस टीमें अब मेट्रो स्टेशनों, सुपरमार्केट्स, यहाँ तक कि अपार्टमेंट ब्लॉक्स के बाहर भी इंतजार करती हैं और कोटा पूरा करने के लिए सड़कों से पुरुषों को उठा ले जाती हैं। रूस इस हद तक गिर चुका है कि वह सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ ही नहीं बल्कि अपने ही लोगों के खिलाफ भी युद्ध लड़ रहा है। लेकिन जब तक वह अपने भीतर फैले भ्रष्टाचार और सड़न का सामना नहीं करता, जो उसकी सेना को अंदर से खोखला कर रही है, रूस कभी जीत नहीं सकता।